Dear students, I am R.C. Singh Chauhan. I will teach you biology for class 11th. जैसा कि मैंने बताया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों को मिलाकर बना, दो वर्डों को मिलाकर बना, बाई और लॉजी। बाई मीन्स दो, लॉजी नॉलेज या ज्ञान। इसमें दो सब्जेक्टों का ज्ञान एक साथ चलता है, उसे कहते हैं बायोलॉजी। इस शब्द को देने वाले या इस वर्ड को देने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैमार्क। अब ये बात ये आती कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित क्या है, किन्हें कहते हैं हम सजीव। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों वर्णन मिलेंगे, लेकिन विशेष तौर पर वर्णन जो है वो सजीवों का है। तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो सजीव वो ऑर्गेनिज्म है जो जिनके अंदर कोई विशेष लक्षण अलग से विशेष लक्षण होते हैं। ये लक्षण ही हमें सजीव बनाते हैं। वैसे जीवन को परिभाषित करना एक आसान बात नहीं। जीवन को परिभाषित कुछ शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। केवल यह है कि कुछ लक्षण जिनमें है वो सजीव है और जिनमें वो लक्षण नहीं है वो निर्जीव है। सामान्य तौर से बताया गया कि सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कहा गया है जिनका एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी निश्चित संगठन। अब वो किस चीज का संगठन है। अब बात यह आती कि जो इनको ऑर्गेनिज्म नाम क्यों दिया गया, क्यों कहा गया ऑर्गेनिज्म। देखिए सभी जीवों का जो बॉडी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सेल्स से मिलकर हुई सभी बनी है सभी की बॉडी। यूनिसेलुलर में एक ही सेल होती है, मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब ये सेल्स छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनी होती है और ऑर्गेनेल्स बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक बने कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिकों का एक निश्चित संगठन होता है, इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स को मिलाने से सेल बनी, सेल को मिलाने से ऑर्गेनिज्म बना, इसलिए इनका नाम क्या है ऑर्गेनिज्म। तो पता चला कि ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं किसी भी जीव को, क्योंकि सभी ये केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, डेफिनेट केमिकल सब्सटेंस। तो डेफिनेट केमिकल सब्सटेंस जिनके अंदर जिनकी संरचना एक निश्चित है, उनके अंदर अनुपात फिक्स अनुपात है, किसी भी चीज का रेशो जो है फिक्स है, उसके एलिमेंट भी फिक्स हैं। अब ये जितने भी इनके अंदर कुछ फिनोमेनन चलती रहती है, कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, इससे ये परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल होते हैं। परिवर्तनशील होने के कारण
इनमें ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा से सभी जैविक क्रियाएं चलती हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं वो सब ऊर्जा के द्वारा संचालित होती हैं। अब इस प्रकार हम कुछ इसके कैरेक्टर्स आएंगे जिनके द्वारा हम सजीवों को या लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। अभी कैरेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप के। कुछ तो डेफिनेट हैं, कुछ जनरल हैं। और दोनों के बारे में बताऊंगा कौन सा डेफिनेट है और कौन सा सामान्य है। उसमें लेते हैं हम, जैसे पहले लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, मैंने के बढ़ते हैं, उनका आकार बढ़ता है। अब ये कहें कि ग्रोथ तो कुछ नॉन लिविंग में भी होती है। वो कैसे, जैसे कोई रेत का टीला है और मिट्टी जमती चली जाएगी और बड़ा होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें वो भी बढ़ा। लेकिन डिफरेंस है दोनों में, दोनों के अंदर अंतर है। क्योंकि जितना नॉन लिविंग होते हैं वो बाहरी साइड से बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, वो आउटर ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती। और लिविंग जो होते हैं उनमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ग्रोथ होती है, उसका आकार अंदर की साइड से बढ़ता है, अंदर से बढ़ता है। जैसे एक सेल शुरू में छोटी, कोई सेल छोटी है, बाद में वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। एक छोटा बच्चा है, आकार बहुत छोटा होता है, फिर वह इसको बन जाता है। कोई पौधा शुरू में बहुत नन्हा सा जमता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है उसका आकार। तो ग्रोथ भी बाहर से कुछ नहीं लगा, सब इंटरनल ग्रोथ हुई इसके अंदर। तो इनमें ये डिफरेंस है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ इंटरनल होती है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल होती है। दोनों की ग्रोथ अलग अलग। न्यूट्रिशन आता है, यानी कि पोषण। तो जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव पदार्थ हैं, वो अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबको ऊर्जा की आवश्यकता है अपनी क्रियाओं के लिए, और ये ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये पोषण के द्वारा प्राप्त होती है। पोषण मैंने चीज लेते हैं जिससे हम ऊर्जा लेते हैं। व्यक्ति हैं भोजन लेते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं, इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से हमारी सारी जैविक क्रियाएं चलती हैं। ऐसे ही लक्षण होता है उत्सर्जन, यानी कि जब शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, रासायनिक क्रिया होंगी, तो कुछ तो लाभदायक पदार्थ बनेंगे और कुछ हानिकारक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जो लाभदायक पदार्थ बनेंगे वो बॉडी के काम आ जाएंगे, यूजफुल पदार्थ बॉडी के काम आ जाएंगे। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको बॉडी से निकालना जरूरी होगा। तो ये बॉडी बेकार पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये कहलाता उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन। तो ये भी किसमें होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो इस तरह से तीन हुए, ग्रोथ हुआ,
न्यूट्रिशन हुआ, एक्सक्रिएशन हुआ, आगे आता है रेस्पिरेशन। श्वसन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए ऊर्जा जो प्राप्त होगी कुछ रासायनिक क्रियाओं से होगी, और वो रासायनिक क्रियाएं क्या है? ऑक्सीडेशन, जो पदार्थ ग्रहण किए उनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन बाहर से प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को बाहर से लेना, ग्लूकोज आदि का ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीकरण करना, उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा से जैविक क्रियाएं चलती हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, और उसको बोलते हैं हम क्या, इस क्रिया को श्वसन, ऑक्सीजन को बाहर से लेना, उससे पदार्थों का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मिलनी, ये सब क्रिया रेस्पिरेशन। या तो ये एक डेफिनेट करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करैक्टर होगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि नॉन लिविंग इस क्रिया को करते ही नहीं है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे। जो सजीव पदार्थ हैं वही इस क्रिया को करेंगे, निर्जीव कभी भी इसे नहीं करते। तो ये अनिवार्य में आ गया, ये भी अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य हो जाएगा, ये अनिवार्य हो जाएगा। अब आगे रिप्रोडक्शन। जनन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन या जनन। तो जनन एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप देखते हैं जैसे कि खच्चर होते हैं, खच्चर जनन नहीं करता, लेकिन जीवित तो है, सजीव तो है खच्चर, लेकिन जनन क्रिया नहीं करता। तो ये अनिवार्य नहीं हुआ, महत्वपूर्ण है लेकिन अनिवार्य नहीं है। और भी जो जैसे मधुमक्खियां हैं, जो वर्कर मधुमक्खी हैं, वो जनन नहीं करती लेकिन जीवित हैं। मानवों में कुछ ऐसे दंपति हैं जो जनन नहीं कर सकते, कुछ ऐसे मानव हैं जिनमें जनन क्रिया नहीं होती। तो क्या वो जीवित नहीं है? जीवित हैं। इसलिए ये एक विशिष्ट लक्षण नहीं हुआ, स्पेशल करैक्टर नहीं हुआ प्रयोग। कहलाती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रिया। बॉडी के अंदर दो प्रकार की रासायनिक क्रिया होती रहती हैं। एक तो निर्माणकारी क्रिया है
और दूसरी विघटनकारी क्रिया है। निर्माणकारी क्रियाओं में छोटे छोटे अणुओं को मिलकर नए अणु बनते हैं, नए मॉलिक्यूल बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि पोषण, तो पोषण में सरल अणुओं को मिलाकर जटिल अणु बनते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है उपचय, यानी कि एनाबॉलिज्म। दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, यानी कि अपचय क्रिया। अपचय क्रिया में पदार्थ टूटते हैं, जैसे कि श्वसन होता है। श्वसन में पदार्थ क्या होंगे? टूटते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो इन सब से ऊर्जा की जो प्राप्ति हुई क्रिया है विघटनकारी, तो इन्हें अपचय या कैटाबॉलिज्म कहेंगे। यह अनिवार्य प्रोसेस है, हर लिविंग का अनिवार्य प्रोसेस, अनिवार्य क्रिया है, आवश्यक रूप से होती है मेटाबॉलिज्म क्रिया। ये क्रिया अगली क्रिया होती है, उसको बोलते हैं हम इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इनकी उत्तेजनशीलता। जितने भी सजीव हैं वो अपने वातावरण के प्रति सजग होते हैं, पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं, फीलिंग करते हैं पर्यावरण की। गर्मी होगी गर्मी का फीलिंग करेंगे, सर्दी होगी सर्दी का फीलिंग करेंगे, कोई टचिंग होगा उसका फीलिंग करेंगे। आप कहोगे पेड़ हमें दिखाई देते, भाई पौधे भी, पेड़ पौधे भी हमारा फीलिंग करते हैं। हम देखो ज्यादा धूप होती है तो मुरझाने लगते हैं, फीलिंग हो गया। बढ़िया वातावरण, अच्छा वातावरण होता है तो पेड़ पौधे खिले खिले लगते हैं, फीलिंग हो गया। बहुत ज्यादा ठंड होती है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो भी फीलिंग हो गया। तो आपको कहीं अचानक तो मच्छर या ततैया काट ले तो हाथ वहीं चला जाता है, तो ये फीलिंग तो हुआ। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण हो गया सजीवों का। तो आज मैंने आपको कुछ लक्षण पढ़ाए सजीवों के। कल मैं इनकी विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और नॉमेनक्लेचर का के बारे में बताया जाएगा अगले लेक्चर में।